नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अपक्रिया की दर एवं कोटि। और इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, और मैं आपसे यही कहूँगा यदि आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाएँ उन दोनों लेक्चरों को देखिएगा, और उन दोनों लेक्चरों को देखने के पश्चात ही आपको ये समझ में आएगा ये लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तात्क्षणिक वेग के बारे में और औसत वेग या तात्क्षणिक वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ मेन चीज़ें उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में विधिवत रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल लिख देते हैं कहीं पर आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। अरे भाई, मार्कर थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, दूसरा मार्कर ले लिया, ये वाला मार्कर हमारा नहीं है। यहाँ पर जो डेल्टा एल कहीं पर आप लोगों ने लिखा देखा होगा, डेल्टा एल कहीं पर लिखा होता है, और कहीं कहीं पर लिखा होता है डी एल। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही जो सूक्ष्म चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये, डेल्टा एल हमेशा जो है किन्हीं दो स्थितियों के बीच का अंतर बताता है। डेल्टा एल क्या करेगा? 2 स्थितियों के बीच का अंतर बताएगा। और जबकि ये डी क्या होता है? किसी एक सूक्ष्म भाग के लिए। मतलब डेल्टा एल मान लेते हैं ये जो तार है L1 लंबाई का है, और दूसरा तार जो है L2 लंबाई का है। तार एक L1 लंबाई का है, दूसरा तार L2 लंबाई का है। तो डेल्टा एल, अब हम कह दें इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो डेल्टा एल बराबर होगा L2 माइनस का L1। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एल। और डी एल कहाँ पर लिखेंगे? मान लेते हैं ये कोई बहुत बड़ा तार था, और इसमें से इतने छोटे से भाग के लिए, बहुत छोटे से भाग के लिए, या इतना भाग ले लें, इस भाग के लिए जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन को हम डीएल के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? डीएल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तात्क्षणिक वेग, और मैं आपसे यही कहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और एक तरफ से देखिए, मेरा प्रॉमिस है, मेरा दावा है, आपको फिजिक्स बिल्कुल क्लियर होगी एक तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो तात्क्षणिक वेग होता क्या है? देखिए, तात्क्षणिक वेग को हम लोग समझते हैं भैया, किसी एक निश्चित समय अंतराल के लिए, यानी किसी अतिसूक्ष्म समय अंतराल में उत्पाद तथा अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, यानी किसी, यहाँ पर लिखेंगे तात्क्षणिक वेग, डालेंगे हेडिंग तात्क्षणिक वेग, हेडिंग तात्क्षणिक वेग, थोड़ा सही, हाँ तात्क्षणिक, ठीक, ऐसे लिखेंगे तात्क्षणिक वेग। क्या होता है तात्क्षणिक वेग? इससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, या तात्क्षणिक वेग, या इंस्टेंटेनियस, इसकी इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और मैं आपको बता दूं तात्क्षणिक वेग होता क्या है, इसे विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ये आपको बिल्कुल दिमाग में बसाने की कोशिश करनी है। तो ये होता क्या है? तो यहाँ पर लिखना अतिसूक्ष्म, यानी अतिसूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक एवं उत्पाद उत्पाद की सांद्रता में
होने वाला परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन की दर, होने वाले परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाती है। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। अब देखें, मान लेते हैं ये हमारा कोई रिएक्टेंट है और आर से बनाया जा रहा है पी, आर से जो बनाया जा रहा है पी। अब भैया यहाँ पर मैंने कहा डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पर जो आपका होता है वो डिफरेंस नहीं लिया जाता, सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ। जो यहाँ पर मान लेते हैं बहुत सूक्ष्म समय के लिए जो रिएक्टेंट के लिए होगी, रिएक्टेंट के लिए यानी अभिकारक के लिए, अभिकारक के या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हम मान लेते हैं वो dx। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे अभिकारक एवं उत्पाद, तो हम मान लेते हैं अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता को एक ही बार मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन dx है, और जो कि dt समय में होता है, जो कि dt समय में होता है, जो कि क्या होता है? dt समय में होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा तात्क्षणिक वेग होगा इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक वेग जो होगा, इसे हम इंस्टेंटेनियस, इसे हम लिखेंगे, इसे जो प्रदर्शित करते हैं r, यहाँ पर लिख लीजिए इसे r इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस INST r इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा r इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा dx/dt। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी सांद्रता। अब ध्यान ये रखना है, जो आपका dx है उसे लिखना है ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि ये सांद्रता में परिवर्तन है। अच्छा, इससे dx ये हमारा क्लियर नहीं है तो इसे मैं ऐसे रहने देता हूँ। यदि मैं किसी रिएक्टेंट के लिए लिखूँ या किसी प्रोडक्ट के लिए लिखूँ तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर जैसे r लिखना पड़ेगा इस प्रकार। तो ये हुआ हमारा तात्क्षणिक वेग। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने इससे पहले की सभी वीडियो देखी हैं, मैंने औसत वेग को बताया है, औसत वेग में मैंने जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखी थी, देखें भैया समझें, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लें विधिवत रूप से, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान रखना, क्लास 12 के स्टूडेंट इसे बिल्कुल दिमाग से पढ़ें, दिल से पढ़ें, क्योंकि इस से बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। यदि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको अभिक्रियाओं की दर यानी अभिक्रियाओं के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो देखें इसे, आर इंस्टेंटेनियस को यानी आर इंस्टेंटेनियस मैंने बता दिया। अब देखो, इससे पहले थोड़ा बैक जाओ और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पिछली वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। भैया मैंने औसत वेग के लिए यानी R बराबर P, इसका जब मैंने औसत वेग लिखा था वो इस प्रकार लिखा था भैया, यहाँ पर डेल्टा
आर, वो भी माइनस का अपान डेल्टा टी लिखा था, डेल्टा टी लिखा। थोड़ी लाइट की समस्या, लाइट का इशू हो गया है, और साथ में रहेगा, जाइए कहीं मत, देखेंगे। चलो और अब थोड़ा लाइट इशू हो गया था, इसलिए हम वीडियो को रोकना पड़ा था, और आप लोगों को धन्यवाद, जो है आप लोगों ने थोड़ा इंतजार किया। अब देखें, हमने क्या बताया था भैया, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इससे पहली वीडियो, उसमें आपको औसत वेग विधिवत रूप से बताया गया है। तो उसमें औसत वेग को बताने के साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें और बताई हैं आपको, जैसे हमने बताया था इसमें जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, किसी रिएक्शन का जो औसत वेग लिखते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अभिकारक की सांद्रता यानी अभिकारक का औसत वेग, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी समय, यानी जो आपका समय लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, तो हमने बताया था ये इसके लिए जो डेल्टा आर हमें प्राप्त होता है वो R2 माइनस का R1 करके यही तो प्राप्त होता है। अपान में हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस था तब हमने ये लिख दिया था, परंतु यहाँ पर भाई तात्क्षणिक वेग में मैंने क्या बताया, डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर अति सूक्ष्म भाग के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते ही हैं, तो यहाँ पर डेल्टा आर ना लिख करके हम लिखेंगे सीधे सीधे dr/dt, और जो भी होगा माइनस में होगा, यूकेल हो जाएगा dp माइनस dt। ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन का तात्क्षणिक वेग यानी तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग किसी भी अभिक्रिया का लिखना चाहें तो हम इस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं, ये हमारा तात्क्षणिक वेग हो गया। ठीक है, यदि इसी प्रकार यदि मान लेते हैं कोई रिएक्शन यहाँ पर दे दे, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं NH3, अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, हाइड्रोजन के 6 हो गए तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस वाले के लिए जो तात्क्षणिक वेग का व्यंजक होगा उसे हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग का व्यंजक। मैंने क्या बताया, बराबर में पहले रिएक्टेंट की लिखिए, तो भैया यहाँ पर dr होता है तो माइनस का निशान लगाएंगे, d लिख देंगे, और ब्रैकेट में भैया क्या लिखेंगे, n2 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, n2, अपान क्या लिख देंगे, डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, dt लिखेंगे, यहाँ पर dt लिखेंगे। औसत वेग में डेल्टा टी लिखते थे, परंतु यहाँ पर हमने क्या बताया, केवल dt लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, dt, तो हमने यहाँ पर dt लिख दिया। अब देखें बराबर का निशान लगाएंगे, अब ये दोनों हैं तो प्लस में, परंतु आपको प्लस में नहीं लिखना है, ये रूल होता है, ये नियम है, इनको हमेशा बराबर में ही लिखेंगे। तो माइनस का निशान यहाँ पर भी लगा दिया। अब देखो यहाँ पर गुणांक दे रखा है, यानी यहाँ पर कोई गुणांक दे रखा है, तो गुणांक के लिए हमने क्या बताया था, जो आपका गुणांक होता है उसे बटे में लिख देते हैं, 1/3 करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस में लिखेंगे और इनटू हो जाएगा d, और यहाँ पर लिख देंगे H2 अपान dt लिख देंगे, अपान क्या करेंगे, dt लिख देंगे। अब बराबर का निशान लगाइए, ये तो हमारा हो गया अभिकारक का। अब मैं उत्पाद को लिखूं तो उत्पाद का जो गुणांक, जो देखिए गुणांक है कितना है, गुणांक जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है 2, तो 1/2 इसे लिख देंगे, और प्लस का निशान यहाँ पर होगा, प्लस का d, और यहाँ पर लिखेंगे NH3/dt। इस प्रकार हम किसी भी रिएक्शन के लिए तात्क्षणिक वेग को लिख सकते हैं। कोई भी रिएक्शन आपकी दे दे उसके तात्क्षणिक वेग को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है, यदि मान लेते हैं रिएक्शन सीधे दे रखा है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। यदि कहीं पर बता दिया जाए कि इसकी सांद्रता में इतना परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ को समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको ये नोट भी करना पड़ेगा कॉपियों में। यदि आप नोट करते हो तो मेरा विश्वास है
आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंटों में हैं, और आप क्रैक करने वाले हैं बहुत ही जल्द अपना जो स्कोर आपने तय किया है 90 प्लस या 95 प्लस। मेरा विश्वास है यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो एक कार्य आपको और करना चाहिए, आपको रिवीजन, डे बाई डे रिवीजन भी करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात है, हम लोग जानते हैं लक्ष्य को अगर पाना है तो लक्ष्य पर सदा रहो, हथियार यदि पुराना है तो धार तेजदार हो, छोड़ो ये इश्क मोहब्बत जिन सबसे तुम बेकार हो। और लक्ष्य को अगर पाना है तो काम से ही प्यार हो, काम से प्यार होना चाहिए आपको, पढ़ाई से प्यार करो, दुनिया की बातें छोड़ो इश्क मोहब्बत सब बेकार है। पढ़ाई करनी है आपको तो पढ़ाई के लिए भाई यहाँ पर आइए, एक अच्छा चैनल आपके लिए, एक सुपर स्टेशन है, यहाँ पर आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री विधिवत रूप से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हमारी एक टीम आपके सामने होगी, और वो टीम होगी जो शायद आज तक यूट्यूब पर ऐसी टीम नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं। तो चलें, ये तो हमारा हुआ, हमने क्या बताया, तात्क्षणिक वेग। अब कुछ चीजें और समझते हैं। अब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और ये जो मैं बताने वाला हूं ये कहें तो इस चैप्टर की एक तरीके से नींव है, या इस चैप्टर के माइंड फैक्ट हैं। जो अब मैं बताने वाला हूं ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक चीज को समझना है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। देखें, अभिक्रिया की दर मैंने क्या होता है, पहले तो अभिक्रिया की दर जिन्हें याद होगी उन्हें ये जो है कुछ नियम समझ में आएंगे। हमने क्या बताया, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को अब हम पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर लिखें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में से। फिर लाइट का इशू हुआ है, परेशान मत होइए, साथ में रहिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ यदि आप थोड़ा इंतजार करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें अच्छी मिलने वाली हैं, छोड़ के मत जाइएगा। चलो, अभी थोड़ा लाइट इशू के कारण जो है वीडियो रोकनी पड़ी थी। चलो, हम लोग समझने वाले हैं अभिकारक की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनको हम समझते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं। तो जो पहला आता है अभिकारक की सांद्रता, यानी सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। तो यहां पर पॉइंट लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता मतलब पहले तो सांद्रता होती क्या है, सांद्रता आपको बता दें, जैसे गाढ़ापन, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। तो यदि मैंने क्या किया, यहां पर इसकी सांद्रता ज्यादा ले ली, अभिकारक जो है आपके यहां पर जो अभिकारक हैं, अभिकारकों की सांद्रता मैंने ज्यादा ले ली, तो इसका मतलब ये जब क्रियाशील होंगे, जब इनमें क्रिया होगी, अब क्रिया होगी तो ये ज़्यादा टकराएंगे। जब ये ज़्यादा टकराएंगे और ज़्यादा जब टकराएंगे तभी ज़्यादा रिएक्शन होगी। यानी भैया ये कण ऐसे दूर दूर थे और भाई कणों की संख्या भाई सांद्रता ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है गाढ़ा, ये विलयन जो आपका गाढ़ा बन गया है, तो इसमें क्या होंगे, कण ये आपस में टकराएंगे, कण क्या होंगे हमारे आपस में टकराएंगे, जिससे अभिक्रिया तेज होने लगेगी, जिससे क्या होगी अभिक्रिया तेज होने लगी। तो हम ये लिख सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता अधिक होने के कारण, अभिकारकों की सांद्रता अधिक होने के कारण अभिकारक में उपस्थित अणु एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है।
जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। 2 मिनट रुके, थोड़ा मैं फैन चला लेता हूँ। 2 मिनट रुके, चलो भाई। तो मैंने क्या बताया अभिकारक की सांद्रता में कि क्या होता है, जब अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होती है तो अभिकारक में उपस्थित जो कण होते हैं, अणु, वो आपस में टकराते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने से अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, अभिकारक की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लाइट इशू हो गया फिर भाई, 2 मिनट कंप्रोमाइज़ कर लेना, इस बार ज़्यादा लाइट इशू नहीं होगा, अभी आ जाएगी थोड़ी समय में। बार बार लाइट इशू हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी लाइट में दिक्कत है भैया। चलो लाइट इशू दूर हुआ। मैंने क्या बताया, अभिकारक की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल है सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के। यहाँ पर लिख देंगे अभिकारकों की सांद्रता के। ये कैसे है भैया, समझें भैया। पहले क्या था, यदि आपका इसमें तनु लेंगे, यदि अभिकारक जो आपका कैसा है, तनु है, यानी उसकी सांद्रता ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, अरे भाई देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या कहते हैं उसे, अरे भाई नहीं नाम नहीं मालूम है, वो कीड़ा था यहाँ पर दिक्कत कर रहा था। चलो, और वो उसके पश्चात मैंने बताया तनु है। मान लेते हैं तनु का मतलब ये, इसमें कण क्या होंगे, हमारे दूर दूर होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब कणों की संख्या कम होगी, यानी कणों की जब भीड़ कम होगी, तो कणों की टक्कर भी क्या होगी, कम होगी। और अब यहाँ पर ये जो है हमारा तनु है, तनु मतलब पतला है, और यहाँ पर मैंने ले लिया सांद्र का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बहुत गाढ़ा विलयन है, यानी जो अभिकारकों की सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ से समझें, इनकी सांद्रता जब इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो ये टकराएंगे। अब ये आपस में टकराएंगे, और हमें मालूम है जब ये टकराते हैं तो टकराने पर क्या करते हैं, अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा ख़त्म कर देते हैं। और जब ये ऊर्जा इनकी कम हो जाती है, हमारी बात को समझिएगा, ये टकराए, ये दो कण आपस में टकराते हैं, और टकराने पर भैया ऊर्जा इन दोनों की कम हो जाती है। और जैसी ऊर्जा जब कम होती है, तो ये ऊर्जा को पूर्ण रखने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दूसरे के पास जाते हैं और उससे संयोग करते हैं, उससे संयोग बहुत जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। जब ये टकराएंगे नहीं तो इतनी जल्दी ये संयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यानी सांद्रता जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टक्करें होंगी, और ज़्यादा टक्करें होंगी तो जब ज़्यादा टक्करें होंगी तो इसका मतलब ज़्यादा अभिक्रिया करेंगे, यानी ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये पहला पॉइंट आपका था सांद्रता पर, और दूसरे पॉइंट में देखते हैं। दूसरा पॉइंट ताप पर कैसे निर्भर करती है अभिक्रिया, जो दर, अभिक्रिया की दर, ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। भैया जी ताप पर कैसे निर्भर करता है, अब यहाँ पर थोड़ा समझें, ताप पर कैसे निर्भर करेगा। भैया मैंने क्या बताया
यहाँ पर ये हमारा तनु और सांद्रता से हमें कोई भी मतलब इस समय नहीं है, चाहे आपका जो अभिकारक तनु हो या सांद्र हो, हमें इससे कोई भी इस समय बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैंने मान लिया ये हमारा अभिकारक भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे हीट करना स्टार्ट कर दिया। इसे मैंने नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इसे नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो कण थे, इन कणों की ऊर्जा बढ़ी, इन कणों की ऊर्जा बढ़ी, तो ये कण जैसी इनकी ऊर्जा बढ़ी तो ये चलने लगे, गतिमान हो गए। अब ये गतिमान हुए, गतिमान होने पर ये क्या करते हैं, टकराते हैं। गतिमान होने पर ये क्या कर देते हैं, टकराते हैं। और जैसे ये टकराते हैं और टकराने के पश्चात पुनः क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी क्रिया करने लगते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। अर्थात जैसे जैसे हम ताप को बढ़ा रहे हैं वैसे ही अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में भी लिखेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल है अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के। अब आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं। यदि देखा जाए कोई अभिकारक है और उस अभिकारक के टेम्परेचर में, भैया यहाँ पर ये हमारा अभिकारक था, ठीक है। अब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो धारिता थी, मान ले, सॉरी, जो अभिक्रिया की दर थी वो सपोज कर लेते हैं जो भी हमारी 2 मोल इनवर्स पर सेकंड, ये मान लेते हैं, ये हमारी क्या थी, ये जो है दर थी, इतनी दर थी। और जैसे ही मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो यही दर क्या होती है, अधिकतर पदार्थों में 2 गुनी हो जाती है। यानी किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप बढ़ा देने पर, किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देने पर, या हम इसे ये लिखेंगे, किसी अभिकारक का 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देने पर उसकी दर 2 गुनी हो जाती है। उसकी दर क्या हो जाती है, उसकी अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। क्या होती है भैया, उसकी अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। ऐसा जो होता है अधिकांश पदार्थों में होता है। और कौन से पदार्थों में, ध्यान रखना, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अधिकांश पदार्थों की जो धारिता होती है वो 2 गुनी हो जाती है। और कौन से, अधिकांश समांगी पदार्थ होते हैं, वो अधिकतर कौन से होते हैं, समांगी पदार्थ। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लेना, अधिकांश समांगी अभिकारकों की, अधिकांश समांगी अभिकारकों की सांद्रता में, अभिकारकों के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अब ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, अधिकांश ऐसे समांगी पदार्थों, समांगी मतलब जो मिल जाते हैं एक जैसे, जिनके अणुओं में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, उनमें क्या करें, जब टेम्परेचर बढ़ा दें, यदि उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर लगभग में 2 गुनी हो जाती है अधिकतर पदार्थों की। और यहाँ पर कुछ चीजें और समझ लें भैया। मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक पदार्थ को पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो है अभिक्रिया स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक मापा। यानी किसी पदार्थ का मैंने पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक मापा। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज क्लियर होने वाली है। मैंने क्या होता है, पहले मैंने क्या किया है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी अभिकारक का वेग स्थिरांक मैंने मापा। किसी भी अभिकारक का 100 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक मैंने मापा। अब भैया उसके पश्चात मैंने क्या किया, 110 डिग्री पर मैंने उसी का वेग स्थिरांक माप लिया। वेग स्थिरांक कौन सा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यदि हम इन दोनों का अनुपात कर दें तो इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं ताप गुणांक। क्या कहते हैं, ताप गुणांक। क्या कहेंगे भैया, ताप गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं 2
किन्हीं दो अंतरालों, यानी किन्हीं दो ताप जिनके मध्य का अंतराल, हम क्या कह रहे हैं, किन्हीं दो तापों जिनके मध्य का अंतराल 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उनके वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको नोट करना है अपनी बुक में, कॉपी में विधिवत रूप से इसे समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से एक ना क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। अब देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में तो सब लिख रहा हूँ पर फिर भी अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ, हिंदी में बात नहीं। दो तापों जिनके मध्य का अंतराल 10 डिग्री सेल्सियस है, दो ताप जिनके मध्य का अंतराल 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उन तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं। ध्यान रखना, ताप गुणांक कई बार पूछा गया है एग्जाम में, 1-2 नंबर में पूछ देता है ताप गुणांक क्या है, और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ताप गुणांक क्या है, गलत सरल लिख कर आ जाते हैं। आपको गलत नहीं लिखना, यहाँ पर क्या बताया गया है, दो ताप अंतराल ले लें, दो ताप ले लें और जिनके मध्य का अंतर कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो, और उन 10 डिग्री सेल्सियस माने थे, पहले मैंने 100 पर वेग स्थिरांक निकाल लिया और फिर उसके पश्चात 110 पर निकाला, तो इन दोनों वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होगा उसी को हम कहते हैं ताप गुणांक, और इसे जो प्रदर्शित करते हैं वो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसे जो है ताप गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, लिख लें, ताप गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ताप गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ताप गुणांक म्यू बराबर, अब ये फार्मूला लिख लीजिएगा, होता क्या है, T + 10 डिग्री सेल्सियस, T + 10 डिग्री सेल्सियस और पर के, भैया मैंने क्या बताया, पर के मतलब क्या है, के का मतलब है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, के का मतलब है वेग स्थिरांक, और फिर अपान में लिखना है T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक पर के। मैंने क्या बताया यहाँ पर समझिए, पहले 10 डिग्री पर, भैया इसका मतलब टेम्परेचर मैंने माना था 100 डिग्री, और उसके पश्चात मैंने कहा 100 डिग्री पर मान लीजिए पहले आपकी जो वेग स्थिरांक था के, और 110 डिग्री पर अब निकालना है, 110 डिग्री पर के। तो यहाँ पर भैया आपकी जो T बराबर है ये हो गया, ये वाला T हो गया, तो यहाँ पर T + 10 डिग्री सेल्सियस, T + 10 डिग्री सेल्सियस पहले लिख दिया गया है, और यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस इस वाले को लिखा गया है। तो मैंने आपको यही जो बोला है वही आपके सामने लिखा है, इसे लिख लें विधिवत रूप से। ध्यान ये रखना है, दो ताप अंतरालों दो तापों जिनके मध्य का अंतराल 10 डिग्री सेल्सियस है, उन तापों की वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम ताप गुणांक कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो दो चीजें में क्लियर हुई, ताप और सांद्रता पर कैसे निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। अब देखते हैं उत्प्रेरक पर कैसे निर्भर करती है। देखें भैया, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक को समझते हैं। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है जो उकसाए। उत्प्रेरक ये होता है एक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया करने के लिए उसे क्या करते हैं, बाधित करते हैं। अब वो अभिक्रिया करने के लिए बाधित कौन करेगा, इसे समझते हैं। भैया देखो, अभिक्रिया करने के लिए बाधित कौन कर सकता है, पॉइंट से समझें। उत्प्रेरक को समझते हैं। उत्प्रेरक कैसे जो है बाधित करता है। सुनने में तो आपको लग रहा है उत्प्रेरक की जो ऊष्मा होती होगी ज्यादा होती होगी, ऊर्जा होती होगी ज्यादा होती होगी, तो ये बिल्कुल गलत है।
उत्प्रेरक की ऊर्जा जो होती है कम होती है। उत्प्रेरक की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो जब जैसी इसकी ऊर्जा होती है कम, तो ये क्या करता है? ऊर्जा कम है तो बहुत जल्दी से बंद बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ, जिसकी ऊर्जा भाई बंद बनने पर ऊर्जा कम हो जाती है। और ध्यान रखना, वो तत्व बहुत जल्दी से बंद बना लेते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है। वो बहुत जल्दी से स्थायी हो जाते हैं, बहुत जल्दी से जुड़ जाते हैं। और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो इतनी जल्दी से नहीं जुड़ते हैं। और भैया उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक की ऊर्जा कम है। भैया उत्प्रेरक की ऊर्जा क्या होती है? जैसे कम है तो ये क्या करेगा? ये बहुत जल्दी से बंद बनाने की कोशिश करेगा। भैया मान लेते हैं कोई हमारा उत्प्रेरक के, मान लेते हैं पी उत्प्रेरक है और ये भैया के साथ जुड़ रहा है। तो मान लेते हैं के एच, ये दोनों थे हमारे, के और एच हमारे क्या थे? अभिकारक थे। के और एच मैंने क्या होता है? सपोज करते हैं, मैंने बताया भैया ए और बी आपके दोनों अभिकारक थे। ये बना रहे थे सी और डी, बहुत स्लोली बना रहे थे। हमने क्या किया? इसमें एक उत्प्रेरक डाल दिया। उत्प्रेरक का मतलब इसकी ऊर्जा क्या थी? कम थी। उत्प्रेरक मैंने यहाँ पर डाल दिया ई। जब मैंने उत्प्रेरक ई को डाल दिया तो उत्प्रेरक में होता क्या है? ऊर्जा कम है तो ये स्थायित्व को बहुत जल्दी से प्राप्त करना चाहेगा। भाई ये स्थायित्व को बहुत जल्दी से प्राप्त करना चाहे, क्यों? क्योंकि इसके पास ऊर्जा कम है। और मैंने आपको बताया है जिस भी तत्व की ऊर्जा कम होती है, जिस तत्व की जितनी ज़्यादा ऊर्जा कम होगी वो उतनी जल्दी ही बंद बनाने की कोशिश करेगा, और जिसकी ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो बंद बनाने की कोशिश उतनी ही देरी से करेगा। और उत्प्रेरक की ऊर्जा है कम तो इसीलिए क्या करता है? बहुत जल्दी से बंद बनाने की यानी जुड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ये जुड़ना चाहेगा तो इसमें क्या होता है? तुरंत हमारी रिएक्शन होने लगती है, यानी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लीजिएगा, उत्प्रेरक के प्रभाव से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक के प्रभाव से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। एक पॉइंट आपको लिखना है, उत्प्रेरक के प्रभाव से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उसके पश्चात आता है दाब। ये हमारा उत्प्रेरक हो गया। अब दाब पर कैसे निर्भर करता है भैया? देखें, दाब पर अगला पॉइंट जो है आपका, दाब पर निर्भरता करती है। कैसे? अभिक्रिया की दर दाब पर कैसे निर्भर करती है? भैया पहले ये हमारा पात्र मान लेते हैं, ये कांच की बोतल थी, या मान लेते हैं प्लास्टिक की बोतल थी। ये हमारी प्लास्टिक की बोतल थी और इसमें मैंने भर रखा है अभिकारक। कोई अभिकारक मैंने भर दिया इसमें, ये हमारा कोई अभिकारक भरा है। पहले क्या था? इसके अणु जो है हमारे दूर दूर थे, तो इतनी जल्दी से इनकी टक्कर नहीं हो रही थी, इतनी जल्दी से क्रिया नहीं कर रहे थे। अब मैंने क्या किया? इसको ऊपर से दाबना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया? इसे दबाया, तो दबाने पर यही बोतल जो आपकी थी वो पिचक करके इतनी बड़ी रह गई। ये देखिए इतनी बड़ी। और इसमें जो हमारे कण उपस्थित थे उन कणों की बीच की दूरी क्या हो गई? बिल्कुल पास पास में हो गई। यानी ये जो कण हमारे पहले दूर दूर हुआ करते थे कभी, अब वही कण हमारे हो गए हैं सब पास पास में। जब ये कण हमारे पास पास में होंगे तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये कण जो है स्वतंत्र रूप से चलने में इन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई है। और जब भीड़ ज़्यादा होगी तो ये टकराएंगे बहुत ज़्यादा। ये क्या करेंगे? जब ये टकराएंगे और टकराने पर क्या होगा? ऊर्जा में आएगी कमी। और जैसे ऊर्जा में आएगी कमी तो ये तुरंत क्या करेंगे? रिएक्शन करने लगेंगे, तुरंत अभिक्रिया में भाग ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, दाब लगा देने से अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। दाब लगा देने से या बाह्य दाब लगाने पर अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे अणु परस्पर टकराने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए या अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो रिएक्शन करने लगते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। अर्थात हम लिखेंगे दाब लगने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब लगने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जो मैंने बोला है इसे आप लोग लिखेंगे विधिवत रूप से। मैंने क्या बताया? किसी अभिकारक में दाब लगा देने पर उसके अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे अणु परस्पर टकराने लगते हैं। और टकराने के पश्चात ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए
अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, अतः दाब को बढ़ने से या दाब के बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये कुछ चीज़ें, फिर उसके पश्चात दाब तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आता है हमारा जो सतह का क्षेत्रफल। अब भैया देखो सतह का क्षेत्रफल कैसे निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल आपको बता दें, जो सतह का क्षेत्रफल भैया जितना एरिया, जैसे मान लेते हैं ये हमने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, सतह, अब इसमें हम मान लेते हैं इसे हमने जल में घोल दिया, ठीक है, तो ये हमने जब जल में इसे घोल दिया है तो जल इसकी इस सतह पर आ जाएगा, इस सतह पर रहेगा, इस सतह पर रहेगा और इस सतह पर रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तो मान लेते हैं इस समय जो हमारा ये जो कण है या जो कोई टुकड़ा पड़ा है, ये जल में 1 घंटे में गलता है। कितने में? 1 घंटे में गल जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे यहाँ से काट दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब जब मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया, ये जल में तो मैंने घोला ही रखा है इसे, और इसके टुकड़े अब कर दिए हमने 2। ये अब देखिए, पहले भाई इतनी एरिया थी ये वाली, तो ये वाली और ये वाली, मतलब उसी को तो मैंने आधा किया है, तो मैं बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब मैंने इसको ही आधा कर दिया। ठीक है, ये देखो, समझ गए। अब पहले इसमें क्या था, ये वाली एरिया टोटल थी, ये वाली एरिया टोटल थी, और ये वाली एरिया थी, और ये वाली एरिया थी, तो 1 घंटे में गल रहा था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर समझ लें, यानी इस एरिया की बात। तब ये 1 घंटे में गल रहा था। अब मैंने क्या किया, इसे तोड़ दिया है। तोड़ने के पश्चात इसे 2 टुकड़े में टूटा, एक ये टुकड़ा बन गया और एक ये टुकड़ा बन गया। ठीक है, अब इसका देखिए एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा कैसे हो गया। देखिए ये वाला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही है जितना इसमें था, जितना इसमें था उतना ही यहाँ पर भी है। ये वाला भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर है सतह का क्षेत्रफल। ये वाला भी उतना ही है, ये वाला भी उतना, यानी इतना ये एरिया जो है जितना मैंने डबल लाइन किया है वो इसके बराबर हो गया। अब ये वाला जो है एरिया हमारा इससे ज़्यादा है, इस वाले से क्या है भाई, इस वाले एरिया से, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये वाला एरिया ज़्यादा है। तो जब हम इन 2 टुकड़ों को इसी पिंड के 2 टुकड़े कर दिए तो ये हमारा गल जाता है 45 मिनट में ही। 45 मिनट में ही। क्यों 45 मिनट? जैसे आप एक क्या करो, मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए बड़ा, एक आपने मिट्टी का टुकड़ा बड़ा सा ले लिया और उसे एक बाल्टी में डाल दीजिए या किसी पात्र में डाल दीजिए, तो वो जो बड़ा टुकड़ा है वो धीरे धीरे बहुत देरी से गल पाएगा। और उसी टुकड़े को आप छोटे छोटे भागों में बांट दीजिएगा, छोटे छोटे भागों में। जब छोटे छोटे भागों में बांट दोगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, संपर्क में आने वाला क्षेत्रफल। पहले ये टुकड़ा हुआ करता था इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका ये चारों तरफ का यही एरिया था। अब ये टुकड़ा टूट गया है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखिए इस पे चारों ओर क्रिया कर लेगा, जल जो है इसके चारों ओर भी चिपक जाएगा, इसके चारों ओर भी चिपक जाएगा, इस वाले के चारों ओर भी चिपक जाएगा, यानी हर सतह पर चिपक जाएगा। यानी पहले इसकी एरिया इतनी ही थी, अब इसकी एरिया बढ़कर के इतनी हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिक्रिया के लिए उसे क्षेत्रफल पर्याप्त मिलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझा दें आपको, एक बड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा लकड़ी का छीलन बहुत शीघ्रता से जल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा है लकड़ी के तख्ते की अपेक्षा। लकड़ी की छीलन बहुत जल्दी जलती है क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा। तो यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, यानी अभिक्रिया की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और लास्ट में आता है विकिरण का प्रभाव। देखिए विकिरण का प्रभाव भी बहुत अभिक्रिया की दर को
प्रभावित करता है। कैसे? जैसे मैंने H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों हमारी गैस हैं, दोनों क्या है? गैस। ये इन दोनों को हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो बहुत स्लोली रिएक्शन होती है, बहुत स्लोली रिएक्शन होती है। और यदि यहाँ इसी रिएक्शन को मैं सूर्य के प्रकाश में कर दूं, सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है? जैसे यहाँ पर इन दोनों पर पड़ता है तो इन दोनों की ऊर्जा में कर देता है वृद्धि, H2 और क्लोरीन की ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। और जैसे इनकी ऊर्जा में होती है वृद्धि तो ये आपस में टकराते हैं और टकराते ही ये क्रिया करके बना लेते हैं HCl, क्रिया करके क्या बनाते हैं? HCl। तो यहाँ पर चीज और भी क्लियर हो गई। विकिरण से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, देखो चलो, और ये आज हम लोगों ने पढ़े हैं जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। कल की वीडियो में हम लोग समझेंगे वेग का नियम और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें। मैं आपसे कहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लाइन से देखिए। आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्लियर होगी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद।